नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर, लखनऊ। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास का हम लोग अध्ययन करेंगे और उस अध्याय में, इतिहास में मुख्यतः काव्य साहित्य के इतिहास को समझेंगे। हम लोगों ने पूर्व में जो पूर्व के कालांश हुए थे उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इनका अध्ययन किया था और आधुनिक काल का अब आगे हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल के इतिहास को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक काल, पहले तो हम इस आधुनिक काल को समझ लें। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव से हुआ कि ये जो काव्य में आधुनिकता का स्वर आया, आधुनिक भावों का स्वर आया, तो उसके मूल में जो क्या था, अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन। यहाँ पर हमें मालूम है कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अंग्रेज भारत में आ गए थे, तो अंग्रेजों का वर्चस्व भारत के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में वो दिखाई पड़ने लगा और उसी का प्रभाव काव्य में भी दिखाई पड़ा। आधुनिक जीवन की यथार्थता के साथ सामान्य मानव की प्रतिष्ठा का युग रहा। यह जो समय है आधुनिक काल, यह मुख्यतया मानव जीवन की यथार्थता कि इससे पूर्व जो हम लोगों ने पढ़ा था, चाहे वो भक्ति काल में पढ़ा हो, चाहे हमने रीति काल में पढ़ा हो। भक्ति काल में भक्ति से संबंधित कविताएं थी, ईश्वर का गुणगान था। रीति काल का जब हमने अध्ययन किया तो उसमें परंपराओं से संबंधित काव्य था, उसमें श्रृंगार प्रधान काव्य रहा। जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, वैसे ही उस परिस्थिति में परिवर्तन का जो असर था वह हमारे काव्य साहित्य में, इतिहास के साहित्य में, इतिहास में, साहित्य में वह प्रभाव हमको दिखाई पड़ा। और यह प्रभाव रहा कि यह जो पूरा काल था, आधुनिक काल था, इसमें मानव का जो अस्तित्व है, अस्तित्व की पहचान का यह युग रहा। आधुनिक काव्य इसी आधुनिक बोध से अनुप्राणित काव्य है। तो आधुनिक काल के अंतर्गत जो भी काव्य लिखा गया उसमें मानव की प्रतिष्ठा, मानव का वर्चस्व इस काल की मुख्य काव्यों में इसका वर्णन किया गया। अब आधुनिक काल का हम विभाजन और उपविभाजन देखेंगे। आधुनिक काल का उपविभाजन, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण शब्द से ही पता चल रहा है कि जागरण और दोबारा से जागना, जागरण काल, उठना। यह आपको दूसरा नाम इसका दिया गया भारतेंदु युग। इसकी समयावधि है 1857 से 1900 तक का जो समयावधि है वह साहित्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में भारतेंदु युग कहलाया। दूसरा है आपका जागरण सुधार काल। जो द्वितीय चरण था उसको जागरण और सुधार काल कहा, और जिसके जो दूसरा नाम है इसका वो द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, जिसकी समयावधि 1900 से लगा करके 1918 तक का जो समय है वह काव्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। फिर आया आपका छायावाद। छायावाद जिसकी समयावधि है 1918 से लगा करके 1938 तक का जो समय है वह आपके छायावाद के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आपका आया छायावादोत्तर काल 1938 से लगाकर अब तक। यह हमारे आधुनिक काल का उपविभाजन है। पहले आधुनिक काल हम लोगों ने पढ़ा था और उस आधुनिक काल का इस प्रकार से विभाजन किया गया। सबसे पहले आपका आया पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग, जिसकी समयावधि आपकी 1857 से लगा करके 1900 ईस्वी तक मानी गई है। इसको समझ ले। पहले भारतीय युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है कि इस काल में जो कवियों ने रचनाएं लिखी वो विविध स्तर पर थी, विभिन्न विषयों को लेकर के
काव्य का सृजन किया गया और इसी काल से आपके गद्य का भी निर्माण हुआ, एकांकी का भी हुआ, नाटकों का भी शुरू हो चुका था। तो गद्य की अनेक विधाएं भी आ गई थी और काव्य के भी अनेक क्षेत्र हो गए थे। हिंदी कविता में आधुनिकता का स्वर सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में सुनने को मिला। जो सबसे पहले आधुनिकता का स्वर था, आधुनिकता का भाव था, ये आधुनिक प्रवृत्तियों वाला जो काव्य है वो सबसे पहले हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में सुनने को मिला। तो इस काल के जो प्रवर्तक थे, इस काल को जो चलाने वाले थे, जिसको प्रवर्तक भी कहा जाता है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अब हम इस काल की कुछ प्रवृत्तियों को देख लें। राष्ट्रीयता का स्वर, इस काल में जो काव्य की रचनाएं की गई उसमें राष्ट्रीयता की भावना का व्यक्त किया गया, राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्त किया गया। फिर है श्रृंगारिकता का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन किया गया। सामाजिक चेतना, चूंकि समाज में तरह से बदलाव हो रहा था, कई तरह से नई नई चीजें आ रही थी, तो सामाजिक चेतना का भी को ध्यान में रख करके इस काल के काव्यों का निर्माण किया गया। भक्ति की भावना, जो रीति काल और भक्ति काल में भक्ति की भावना चल रही थी, वो इस काल में आई और आगे भी चलती रही। भक्ति एक ऐसा विषय है जिसको हर काल के कवियों ने लिखा है। और आपका आया प्रकृति चित्रण, कि इस काल में कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, प्रकृति का सुंदर वर्णन। तो इस काल की ये कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो हमें इस काल के में दिखाई पड़ती हैं। अब आपके आए प्रमुख कवि, कि इस काल के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है। तो सबसे पहले आपके आए भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी रचना प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम पचासा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, उनकी रचना जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय। जगमोहन सिंह प्रेम संपत्ति लता, देवयानी। अंबिका दत्त व्यास कंसवध, बिहारी विहार। राधा कृष्ण दास भारत बारह मासा, दशा देश दशा। इस काल में कुछ प्रमुख पत्रिकाएं भी थी जिनका संपादन हुआ, जिसमें कवि वचन सुधा भारतेंदु जी द्वारा प्रकाशित की गई, और उस समय की बहुत जानी मानी पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, जिसको बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी ने संपादित किया था। अब इस काल के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर ले। आप जब प्रश्न पत्र में इस तरह से भी कई बार प्रश्न आते हैं कि एक पंक्ति लिख दी गई और यह पूछा गया यह कथन किसका है। तो सबसे पहले देखिए कि हिंदी नई चाल में ढली, यह किसने कहा था। एक हम यदि प्रश्न के रूप में बनाए तो यह किसने कहा था, तो आ जाएगा भारतेंदु ने कहा था। फिर है निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, यह भी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन पंक्तियों को कहा था। भारतेंदु ने समस्या पूर्ति हेतु एक मंच कविता बोधनी सभा की स्थापना की। उस समय क्या होता था, समस्या पूर्ति शब्द को समझ लें कि एक पंक्ति दे दी जाती थी और कहा जाता था इस पर कविता बनाइए। ठीक है, जैसे एक पंक्ति दे दी, पी प्यारे निहारे तिहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, ये पंक्ति दी गई और उस पर भारतेंदु ने ही पूरा बना दिया। तुम कहियो यह उनसे हम ही की बात न जानती हैं, पिए प्यारे निहारे तिहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। तो समस्या पूर्ति में क्या होता था कि एक पंक्ति दे दी जाती थी और उस पर कवि लोग अपनी रचनाएं लिखते थे। भारतेंदु उर्दू में रसा नाम से कविताएं किया करते थे, कि भारतेंदु जब उर्दू भाषा में लिखते थे तो वे अपना नाम रसा उन्होंने रखा हुआ था और रसा नाम उपनाम से वे कविताएं किया करते थे। अब आपका दूसरा काल जागरण सुधार काल। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता,
जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़े करने वाले इस कालखंड के पथ प्रदर्शक और सर्व स्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। कि हिंदी कविता में जो श्रृंगार का पुट था, श्रृंगार से राष्ट्रीयता को लाने में, जड़ता से प्रगति की ओर लाने में, रूढ़ियों से स्वच्छंदता की ओर लाने में जिस साहित्यकार ने अपना अमूल्य योगदान दिया, उनका नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इन्हीं के नाम पर यह काल पड़ा द्विवेदी युग। इस समय सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अनेक प्रतिगामी एवं काले कानून पास हुए, जिनसे जनता पिसती गई। कि यह समय चूंकि अंग्रेजों की हमारी गुलामी का समय था, तो तमाम तरह से कानून आते थे, पास होते थे और परिणाम जनता को भुगतना पड़ता था। इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की दमनकारियों की नीति के कारण, उनके परिणाम स्वरूप जनता में असंतोष और क्षोभ की भावना भड़कती चली गई। ऐसी परिस्थितियों में द्विवेदी युग का काव्य लिखा गया। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। यथार्थ प्रधान भाव कि धीरे धीरे कविता राष्ट्रीयता के बोध के साथ आई और यथार्थ की ओर मुड़ गई। समाज सुधार की भावना कि जो काव्य लिखा गया उसमें समाज सुधार की भावना को बल दिया गया, जिसमें आपके प्रिय प्रवास में देखेंगे तो राधा एक अलौकिक शक्ति और नारी ना हो करके बल्कि समाज सेविका के रूप में उपस्थित हुई थी। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, और यहाँ तक आते आते द्विवेदी युग की जो बहुत प्रमुख उपलब्धि है वो ये कहेंगे कि काव्य को ब्रज भाषा से, अवधी भाषा से आगे ला करके खड़ी बोली हिंदी में प्रतिस्थापित करने का कार्य किया गया। अभी तक जो काव्य लिखा जाता था वह बहुतायत ब्रज भाषा में था, अवधी भाषा में था, खड़ी बोली हिंदी की छुटपुट छुटपुट रचनाएं होती थी। लेकिन द्विवेदी युग में यह कार्य हुआ कि कविताओं की भाषा भी शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी हुई। भारत की पौराणिक गाथाओं का काव्य में वर्णन, और जो भारत के पुराणों की कथाएं हैं, भारत के जो धार्मिक और जो जिसमें आप कहें कि राम और कृष्ण और राधा, इन सब के कथानक को लेकर के, पात्र चरित्रों को लेकर के इस काल का काव्य का प्रणयन किया गया। अब इस काल के हम प्रमुख कवियों पर चर्चा कर लें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका उपनाम था, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनके द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास, यह इनका महाकाव्य था। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने साकेत को लिखा, राम नरेश त्रिपाठी पथिक, जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका उद्धव शतक। यह उद्धव शतक द्विवेदी युग में जब खड़ी बोली का इतना प्रचार और प्रसार हो रहा था, उस समय जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली में काव्य रचना ना करके, काव्य को प्रणयन ना करके ब्रज भाषा में किया। आपके पाठ्यक्रम में इनका एक अंश चलता भी है उद्धव शतक का, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। तो यह अंश आपका द्विवेदी युग में होने के बावजूद यह ब्रज भाषा में है, जबकि खड़ी बोली हिंदी का इतना प्रचार और प्रसार हो रहा था। ये दोनों के काव्य की बात करें तो जैसे कि आपका कहा गया कि पौराणिक गाथाओं का काव्य में वर्णन, तो यह जो प्रिय प्रवास है ये कृष्ण काव्य से संबंधित है, साकेत आपका राम काव्य से संबंधित है। अब इस काल के प्रमुख बिंदु, ये बच्चों ये जितने भी प्रमुख बिंदु आपको बताए जा रहे हैं, ये पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र में ये प्रश्न रूप में भी कई बार पूछे जाते हैं। पहला देखिए, 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। 1903 में सरस्वती पत्रिका जब के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने तो कविता के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ कि कविता को ब्रज और अवधी भाषा से खड़ी बोली हिंदी की ओर मुड़ गई। परिनिष्ठित, शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। सरस्वती उस समय की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी, एक बहुत सशक्त पत्रिका थी, और ये ऐसा कहा जाता था कि जिस कवि की रचना इसमें छप गई वह अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाता था।
द्विवेदी जी ने कवियों को शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी में ही काव्य प्रणयन की प्रेरणा दी। कि द्विवेदी जी ने अपने काल के जो कवि थे उनसे यही कहा कि आप खड़ी बोली हिंदी में ही काव्य का प्रणयन करें। द्विवेदी जी ने भुजग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लेख ले। इन्होंने यह अपना नाम भुजग भूषण भट्टाचार्य द्विवेदी जी को कहा जाता है और कई बार प्रश्न में भी पूछा जाता है कि भुजग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपको प्रत्युत्तर में लिखना पड़ेगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब काव्य की जो परंपरा में महाकाव्य लिखे जाने लगे, जिसमें प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, जिसकी प्रथम पंक्ति दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला। ये प्रिय प्रवास की प्रथम पंक्तियां हैं। तो प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। और जो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं, उनको हिंदी के राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना बहुत मजबूती के साथ ही, राष्ट्रीयता का भाव मजबूती के साथ होने के कारण हिंदी संसार ने उनको राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी थी। अब आपका आया तृतीय छायावाद। छायावाद जिसकी समय सीमा है 1918 से लगा करके 1938 तक की जो समय अवधि है उसको छायावाद कहा गया। छायावाद में तमाम तरह से काव्य की अनेक प्रवृत्तियां परिलक्षित होने लगी। अनेक तरह से उसको छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। तो इस अवधि की कविता को नई काव्य धारा का तृतीय उत्थान कहा गया। कि इस काल में जो हमें कविताएं प्राप्त होती हैं उसको काव्य धारा का तीसरा उत्थान के नाम से सुशोभित किया गया। और यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। कई बार प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि यह जो अंश है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह किसने कहा है, तो उत्तर में आपके आएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अभिव्यंजनावाद का मूल नूतन विधान, यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने छायावाद के संदर्भ में यह कहा है। अब हम इसमें प्रवृत्तियों की बात करेंगे और उससे पहले छायावाद के संदर्भ में यह भी कहा जाता है यह अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का हिंदी में अनुवाद है। क्योंकि इस काल में जो काव्य की प्रवृत्तियां थी वो जो है द्विवेदी युग और भारतेंदु युग दोनों से ही अलग थी। रहस्यवाद की भावना, सबसे पहले इस काल के काव्य में आता है रहस्यवाद। रहस्यवाद यानी जो छिपा है। स्तब्ध ज्योत्सना में संसार चकित रहता, शिशुता नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मान। तो कौन निमंत्रण दे रहा है? रहस्यवाद की भावना। नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण, कि इस काल में जो काव्य लिखा गया वह नारी सौंदर्य का वहां पर सशक्तता के साथ वर्णन किया गया था। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, सुधा भरने को विधु के पास। तो इस तरह से काव्य का नारी का सौंदर्य का चित्रण किया गया। मानवतावादी दृष्टिकोण, कि इस काल में जो काव्य लिखा गया, इस काल की जो श्रेष्ठ रचना है वह है आपकी कामायनी। तो कामायनी पूरी मानवतावाद की ही कहानी है, मानवता के विकास की कहानी यह कामायनी है। तो इस काल में मानवतावाद के विषय को लेकर के काव्य का सृजन किया गया। प्रकृति का मानवीय रूप में चित्रण, और जो प्रकृति है उसको मानवीय रूप दे करके, प्राकृतिक रूप से अलग हट करके मानवीय रूप इस काल के कवियों ने दिया। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल में वह मान किए सी ऐठी सी। या शांति स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सईकत सैया पर दुग्ध धवल, तनमंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी थी श्रांत क्लांत निश्चल। तो किस तरह से गंगा नदी को नारी के रूप में दिखाया, या वहां पर पृथ्वी को एक नायिका के रूप में दिखाया। तो इस काल के कवियों की ये प्रमुख विशेषताएं थी। अब इस काल के हम प्रमुख कवियों को समझ लें तो जयशंकर प्रसाद, जिनका कामायनी, आंसू, लहर, यह इनकी रचनाएं हैं। कामायनी महाकाव्य है
और इसमें मानवता के विकास की कहानी है। आंसू, यह श्रेष्ठ विरह गीत के रूप में इसको जाना जाता है। द्वितीय कवि इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना अनामिका, परिमल और गीतिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आए सुमित्रा नंदन पंत, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चित्ररेखा, आकाश गंगा आदि, यह छायावाद के कुछ प्रमुख कवि हैं। और ये जितने भी प्रमुख कवि हैं, इन जो छायावादी प्रवृत्ति है वह इनके काव्य में हमें दिखाई पड़ती है। अब हम प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लें कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रथम कवि माना गया है। जयशंकर प्रसाद जी की जो श्रेष्ठ रचना कामायनी, और न केवल जयशंकर प्रसाद जी की बल्कि हिंदी साहित्य की जो कहना चाहिए श्रेष्ठ महाकाव्यों की यदि गणना की जाए तो उसमें कामायनी का भी नाम है। तो उस रचना को देख करके, उनकी अन्य रचनाओं को देख करके जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रथम कवि माना गया। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी हैं कि छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां जिनके काव्यों में दिखाई दी, तो ये 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न पत्र में यह भी पूछा जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है कि इस समय जो महादेवी का काव्य है उसमें विरह की भावना अत्यधिकता होने के कारण विरह का मूल रूप, विरह के भाव को मूल रूप में व्यक्त करने का कार्य महादेवी वर्मा जी ने किया था, तो उनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कामायनी को श्रेष्ठ महाकाव्य कहा गया, ये मैंने आपको भी बताया। फिर है इसके साथ ही साथ कुछ लंबी कविताएं भी लिखी गई। लंबी कविता, कविता एक जो होती है थोड़े से अंश की होती है, 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 8 अनुच्छेद, इस तरह से होती है। लेकिन लंबी कविता 25 पेज, 30 पेज, तो इस तरह की जो कविताएं वो लंबी कविताएं कही गई। निराला जी ने इस समय 2 लंबी कविताएं लिखी, जिसमें राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, इसका सृजन किया। अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि पंत को कहा गया है। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया कि इन्होंने प्रकृति को लेकर के जो है जो काव्य का प्रणयन किया वो बहुत अद्भुत, अतुलनीय है। तो इस कारण कवि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके साथ ही साथ पंत जी की चिदंबरा काव्य संग्रह पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य का काफी बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो इनकी चिदंबरा पर मिला था। बच्चों, आज के इस अंश में हम लोगों ने आदिकाल के अंतर्गत, उसका उपविभाजन के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद को पढ़ा, समझा। अब इन अंशों से संबंधित आपके लिए कुछ गृह कार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्न और उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य कर लीजिएगा। भारतेंदु युगीन किन्हीं 2 प्रवृत्तियों और प्रमुख कवियों के नाम लिखिए कि भारतेंदु युग के 2 प्रवृत्तियां लिखनी है और 2 कवियों के नाम लिखने हैं। द्विवेदी युगीन 2 कवियों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, द्विवेदी युगीन 2 महाकाव्यों के नाम तथा उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। अब द्विवेदी युगीन 2 महाकाव्य जो थे प्रिय प्रवास और साकेत, उसको लिखना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह किस काल के लिए कहा गया और किसने कहा गया, तो यह आपको जब पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाया गया है तो आपको बताया गया है। आप उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे। छायावादी किन्हीं 2 कवियों के
नाम लिखिए। आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? यह प्रश्न। छायावादी दो प्रवृत्तियां लिखिए। ये बच्चों, ये कुछ प्रश्न थे और जो मुख्य बिंदु के अंतर्गत आपको बताया गया है, आप उसको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिख लीजिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों के साथ साथ उनसे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। और आपको पूर्व में भी मैंने बताया था कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। आपके उत्तर सही है, आपको पूरा अंक मिलेगा। प्रिय बच्चों, मैं पीएन श्रीवास्तव, चित्रकूट इंटर कॉलेज कभी आप लोगों का हिंदी शिक्षक। सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी के संस्कृत खंड के 5वें पाठ देशभक्त चंद्रशेखर अर्थात देशभक्त चंद्रशेखर का अध्ययन कराऊंगा। बच्चों, वैसे तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। वैसे क्रांतिकारी युवा देशभक्त थे जिनकी कहानियों से कोई अछूता नहीं है। आजाद उनका उपनाम था, उपनाम के नाम से वो विख्यात थे, पूरा विश्व विख्यात थे। भला इस युवा देशभक्त से कौन सुपरिचित न होगा। अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों के सम्मुख भारतीय वीर कभी झुके नहीं। ये तो चंद्रशेखर आजाद जी का एक उदाहरण है। अंग्रेजों के जुल्म पर तथा उनके शोषण के विरुद्ध चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला लेते हुए अंततः अपनी ही पिस्टल से प्रयाग के चंद्रशेखर पार्क में अपनी कनपटी में गोली मारकर सदैव के लिए आजाद हो गए। बच्चों, ये संस्कृत में जो एक पंचमा पाठ है, ये एक नाट्य रूप में हम सबके सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है। इसमें उस समय का वर्णन है जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ही अत्यधिक बड़ा हुआ था। उसी समय देश की आजादी के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन हमारे देश में देशभक्तों द्वारा चलाए जा रहे थे। उन्हीं आंदोलनों में से एक जो आंदोलन चल रहा था उस समय, वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन आपने सुना होगा, गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। उस असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद भी कूदे थे। उस समय चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि जो शांतिपूर्ण ढंग से असहयोग आंदोलन हमारे देशभक्त अंग्रेजों के विरुद्ध कर रहे थे, तो उस समय अंग्रेजों के जो रक्षक थे, जो उनके सिपाही थे, जो उनके गुलाम थे, चारवार थे, वो हमारे देशभक्तों पर अत्याचार कर रहे थे। इस महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से ये सब देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और एक सिपाही जिसका नाम दुर्जय सिंह था,
उसके सर को निशाना बनाकर मार दिया, जिससे वो दुर्जय सिंह नाम का सिपाही घायल हो गया। तब अंग्रेज सिपाहियों का गुस्सा और बढ़ा और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें वाराणसी के न्यायालय में, जो ये मंचन का मंच है, जो नाट्य रूपांतरण किया जा रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, उसमें वाराणसी का न्यायालय है। वहां पर एक पारसी न्यायाधीश बैठा हुआ जो अत्यंत क्रूर है, उसके सामने चंद्रशेखर आजाद को प्रस्तुत किया जाता है। जो आरक्षक होता है, सिपाही होता है, वो ले जाता है और वहां पर बताता है कि श्रीमान, यह चंद्रशेखर आजाद है और ये एक राजद्रोही है, और पिछले दिनों इसी ने ही असहयोग आंदोलन में जो सभा चल रही थी, उसमें एक आरक्षक को, सिपाही को, जिसका नाम दुर्जय सिंह था, उसके सिर पर पत्थर मार दिया था, जिससे वो घायल हो गया था। तब न्यायाधीश और चंद्रशेखर आजाद के बीच वार्तालाप होती है। न्यायाधीश चंद्रशेखर से पूछते हैं, वार्ता करते हैं, और जितने प्रश्न पूछते हैं चंद्रशेखर आजाद उनका सब निडरता के साथ उत्तर देते हैं। किंतु आप जानते हैं कि अंग्रेजों के पीरियड में हम हिंदुस्तानियों पर अत्यंत ही अत्याचार किया जा रहा था, और हम अपनी बात चाहे जितनी सही हो, सही कहने के बाद भी उनके मन में एक ये दुर्भावना भरी हुई थी कि हमको इन्हें दंडित करना है। और चंद्रशेखर आजाद की बात सुने बिना उनका केवल परिचय पूछा, रहना पूछा, और उसके बाद उनको जो है 15 करोड़ का दंड उस दुष्ट न्यायाधीश द्वारा उनको दिया गया। तो उसी का इसमें वर्णन है। और हमको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? चंद्रशेखर आजाद ने सही बात को, क्योंकि हम अपने देश की आजादी के लिए आंदोलनरत थे, अंग्रेजों के क्रूर शासन से हम सब पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात पूरे निडरता के साथ न्यायाधीश के सामने रखा। तो हमको शिक्षा ये मिलती है कि हमको कहीं भी, किसी के सामने भी, कितना भी बड़ा कोई अधिकारी हो, अपनी बात अगर रखना है, हम सब हैं, हमारी कहीं गलती नहीं है, तो हमको निश्चित रूप से अपनी बात को निडरता के साथ रखना चाहिए। देश के स्वाभिमान के सामने कुछ नहीं है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने उसी प्रकार का बर्ताव किया, लेकिन उनको दंड मिला। चलिए मैं पाठ को शुरू करता हूं। मैंने पहले बताया आपको कि एक नाट्य रूपांतरण है, जो मंच है, तो मंच बने स्थान। मैं इसको पढ़ता हूं, देख लीजिए। इसमें 2 दृश्य है। प्रथम दृश्यम स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसिकः तिष्ठति। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। अभियोगः प्रारभते। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः षोडशवर्षीयः किशोरः। आरक्षकः श्रीमन् अयम् अस्ति चंद्रशेखरः अयम् राजद्रोही गतदिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः, तेन दुर्जय सिंहः आहतः। न्यायाधीशः तं बालकं विस्मयेन विलोकयत्। रे बालक, तव किं नाम? चंद्रशेखरः। आजादः स्थलीभूय। न्यायाधीशः तव पितुः किं नाम? चंद्रशेखरः। स्वतंत्रः। न्यायाधीशः त्वं कुत्र निवससि? तव गृहं कुत्रास्ति? चंद्रशेखरः कारागार एव मम गृहम्। न्यायाधीशः स्वगतम्। कीदृशः प्रमत्तः स्वतन्त्राय अयम्? प्रकाशम्। अतीव धृष्टः उद्दण्डश्चायं नवयुवकः
अहम इमं पंचदश कशाघातान् दण्डयामि। चंद्रशेखरः नास्ति चिंता। द्वितीयं दृश्यम् ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कषाहस्तेन चाण्डालेन अनुगम्यमानः कारावासात् अधिकारी गंडासिंहस्य। गंडासिंहः चाण्डालं प्रति दुर्मुख मम आदेशम कालमेव कषाघातः कर्तव्यः। चंद्रशेखरं प्रति रे दुर्विनीत युवक लभस्व इदानीं स्वविनयस्य फलं कुरु राजद्रोहं। दुर्मुख कषाघातः एकः दुर्मुखः चंद्रशेखरं कसया ताड़यति। चंद्रशेखरः जयतु भारतं। गंडासिंहः दुर्मुख द्वितीयः कषाघातः दुर्मुखः पुनः ताड़यति। ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतं जयतु इति वदति। एवं स पंचदश कषाघातैः ताड़ितः। यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहिः आगच्छति तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति तं मालाभिः अभिनन्दयन्ति च। चंद्रशेखरः किमिदं क्रियते भवद्भिः? वयं सर्वे भारतमातुः अनन्यभक्ताः तस्याः शत्रूणां कृते मदीयाः इमे रक्तबिन्दवः अग्निस्फुलिङ्गाः भविष्यन्ति। जयतु भारतम् इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति। बच्चों, अब मैं इसका क्रम से एक एक पैराग्राफ का आपको अनुवाद बताऊंगा, शब्दार्थ बताता चलूंगा। जो बच्चे नोट करना चाहें, जिनको कठिन शब्द लगे मैं बता दूंगा सबका। जो सरल है, जो कठिन है, सभी के शब्दार्थ आपको बता दूंगा। जिनको जो कठिन लगे वो नोट कर सकते हैं। प्रथमम दृश्यम, प्रथम माने पहला, दृश्य माने दृश्य। स्थानम, स्थान माने का जगह है, स्थान। वाराणसी न्यायालय माने वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीछे एका दुर्धर्षः पार्षिकः तिष्ठति। न्यायाधीशस्य पीछे, यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, तो न्यायाधीश से पीछे अर्थात न्यायाधीश के आसन पर। न्यायाधीश माने न्यायाधीश के पीछे माने आसन पर। एक माने एक, दुर्धर्षः माने उद्दंड, पारसीकः माने पारसी, तिष्ठति माने बैठा कर। आरक्षकाः माने जो सिपाही हैं, चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षका माने सिपाही, बहुत से सिपाही, ज्यादा सिपाही। चंद्रशेखरम माने चंद्रशेखर को यहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तस्य सम्मुखम आनयन्ति। तस् माने उनके, सम्मुखम माने सामने, आनयन्ति माने लाते हैं। अभियोगा माने मुकदमा, प्रारब्धि माने प्रारंभ का, शुरू होता है। चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, पुष्टांगः माने मजबूत, पुष्ट अंगों वाला, गौरवर्णः गोरे रंग का, षोडश वर्षीय माने 16 वर्ष का, किशोर माने किशोर, बालक है। अब इसका अनुवाद देख लीजिए। स्थान माने स्थान, वाराणसी न्यायालय, न्यायाधीशस्य पीछे एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। वाराणसी के न्यायालय में न्यायाधीश की कुर्सी पर, न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा हुआ है। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम आनयन्ति। सिपाही चंद्रशेखर को उनके सम्मुख, उनके सामने लाते हैं। अभियोगः प्रारभते, मुकदमा
शुरू होता है, प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांगः गौरवर्णः, चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला माने मजबूत अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर, 16 वर्ष का किशोर है, बालक है। आर्चका एक सिपाही कहता है, श्रीमान, श्रीमान माने श्रीमान, अयम माने यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, अयम राजद्रोही, अयम माने यह, राजद्रोही माने राजद्रोही है। गत दिने माने पिछले दिनों, अनेनयो, अनेन अयो, खंड कर लीजिएगा इसकी, अनेन माने इसी ने, एव माने ही, असहयोगी नाम सभायाम, असहयोगी नाम माने असहयोगियों की, षष्ठी भक्ति का प्रयोग है। सभायाम माने सभा में, यहां पर सप्तमी भक्ति का प्रयोग है। एकस्य आरक्षकस्य, एकस्य माने एक, आरक्षकस्य माने आरक्षक के, सिपाही के, यहां पर भी षष्ठी भक्ति का प्रयोग है। दुर्जय सिंह से माने दुर्जय सिंह के, यहां भी षष्ठी भक्ति का प्रयोग है। मस्तके माने सिर पर, यहां सप्तमी भक्ति का प्रयोग है। प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से, यहां पर तृतीय भक्ति का प्रयोग है। प्रहारः माने प्रहार, कृतः माने किया। तेन, तेन माने जिससे, दुर्जय सिंह आहता, दुर्जय सिंह आहता माने आहत हो गया, घायल हो गया। न्यायाधीश, अब इसका अनुवाद देख लीजिए, फिर अगले पर हम चलते हैं। आरक्षक एक सिपाही, श्रीमन श्रीमान, अयम अस्ति चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः तेन दुर्जय सिंह आहतः। पिछले दिनों इसी ने ही असहयोगियों के सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के सर पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीशा, न्यायाधीशा माने न्यायाधीश, तम बालकम विस्मयेन विलोकयेन, विलोकयेन, तम माने वह, बालकम माने बालक, विस्मयेन, विस्मयेन माने विस्मय से, आश्चर्य से, विलोकयेन माने देखता है। तम यहां पर चंद्रशेखर आजाद के लिए प्रयोग किया गया है। रे बालक, रे बालक माने रे बालक या हे बालक, तब किम नाम, तब माने तुम्हारा, किम माने क्या, नाम माने नाम है। अब इसका अर्थ देख लीजिए, अनुवाद। न्यायाधीश, न्यायाधीश, तम बालकम विस्मयेन विलोकयेन, उस बालक को अर्थात चंद्रशेखर को बड़े ही आश्चर्य के साथ देखता है। फिर बोलता है, रे बालक तब क्या नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर बड़ी निडरता के साथ उसका उत्तर देते हैं। आजादा, कहते हैं मेरा नाम आजाद है। स्त्री भूल माने गंभीरता के साथ, दृढ़ता के साथ, निडरता के साथ उत्तर देते हैं। न्यायाधीशा, तब पितु किम नाम, न्यायाधीश तब माने तुम्हारे, पितु माने पिता का, किम माने क्या, नाम माने नाम है। पितु यहां भी षष्ठी भक्ति का प्रयोग। न्यायाधीश पूछता है दूसरा प्रश्न, तब पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर फिर दृढ़ता पूर्वक, निडरता के साथ न्यायाधीश के दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देते हैं और कहते हैं स्वतंत्र, माने मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश, फिर न्यायाधीश पूछते हैं तीसरा प्रश्न, तुम कुत्र निवससि, तुम माने तुम, कुत्र माने कहां, निवसस माने निवास करते हो। तब गृहम पुत्रासि, तब माने तुम्हारा, गृहम माने घर, पुत्रास माने पुत्र अस्ति, पुत्र माने कहां, अस्ति माने है। न्यायाधीश, अब इसका अनुवाद देख लीजिए। तुम पुत्र निवससि, तुम कहां निवास करते हो, अर्थात कहां रहते हो। तब गृहम पुत्रास्ति,
तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं बड़ी विदग्धता के साथ फिर उत्तर देते हैं कारागार एवं अनुग्रहम। कहते हैं कारागार माने कारागार बंदी गृह, एवं माने ही, मम माने मेरा, गृह माने घर। वो कहते हैं कि कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश, फिर न्यायाधीश का नंबर आता है। स्वगतम, वो अपने मन में ही गुनगुनाता है, गुनगुनाता है, कहता है। क्या कहता है मन में? कीदृशः प्रवक्तः स्वतंत्रायि अयम। कीदृशः माने कैसा, किस प्रकार का, किस प्रकार से, प्रवक्तः माने प्रमत्त या उन्माद, स्वतंत्रायि अयम, स्वतंत्रायि माने स्वतंत्रता के लिए, अयम माने इसे। न्यायाधीश कहता है कि पहले मन में वो कहता है, मन में विचार करता है, मन में गुनगुनाता है और कहता है कि दृशा प्रमत्तः स्वतंत्रायि अयम। वो कहता है कि स्वतंत्रता के प्रति यह कितना मत वाला है। प्रकाशम, अप्रकट होकर के कहता है। अतीव दृष्टा, अतीव माने अत्यंत ही, दृष्टा माने ढीठ। वो कहता है न्यायाधीश कि ये अत्यंत ही ढीठ है। उद्दंडश्चायम, और उद्दंड भी है। नवयुवक, नवयुवक माने ये नवयुवक, ये नवयुवक माने चंद्रशेखर के लिए प्रयोग किया। अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयामि। अहम माने मैं, इमं माने इसे, पंचदश माने 15, कसाघातान माने कोड़े, दंडयाम कोड़ों का, दंडयाम माने दंड देता हूं। अब इसका अनुवाद देखिए। न्यायाधीश स्वगतम माने अपने मन में गुनगुनाता हुआ, कहता हुआ, की दिशा प्रमत्तः स्वतंत्रायि अयम। यह अर्थात चंद्रशेखर स्वतंत्रता के प्रति, स्वाधीनता के प्रति कितना मत वाला है। प्रकाशम, अप्रकट होकर के बात कहता है। अतीव धृष्टा उद्दंडश्चायम नवयुवक, यह नवयुवक अत्यंत ही ढीठ और उद्दंड है। अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयामि, मैं इसे 15 कोणों का दंड देता हूं। चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर का नंबर आता है तो चंद्रशेखर फिर कहता है, क्या कहता है? नास्ति चिंता, अगर कोई चिंता की बात नहीं है। अर्थात चंद्रशेखर का भाव यह था कि 15 नहीं, तुम 50 कोड़े भी मारोगे, 500 कोड़े भी मारोगे, तभी मुझे अपने देश की आजादी के लिए कोड़े खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां प्रथम दृश्य समाप्त हो जाता है और दूसरा दृश्य समाप्त होता है, वो प्रारंभ होता है। द्वितीय दृश्य, दूसरा दृश्य। तथा दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन गृहं बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चांडालेन। तथा दृष्टिगोचरो भवता, उसी समय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कौपीन मात्रावशेषा, कौपीन मात्रावशेषा माने लंगोटी की लंगोट ही मात्र दिखाई देता है। अर्थात इसका कहने मतलब कि चंद्रशेखर आजाद को इसके पहले प्रताड़ित किया गया था, जिसके शरीर, उसके शरीर में केवल एक लंगोट बचा हुआ था। फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखर, फलकेन माने बेड़ियों से, पटरों से, दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखर, दृढ़ं बद्धः माने कस करके, बद्धा माने बांधा गया था, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर। कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडा सिंह। कसाहस्तेन चांडालेन माने चांडाल के हाथ में, चांडाल हाथ में कोड़ा लिए हुए, अनुगम्यमानः अनुगमन करते हुए, पीछा करते हुए, कारावासाधिकारी गंडा सिंह से। गंडा सिंह जो है और जो चांडाल है वो हाथ में कोड़े लिए हुए पीछे पीछे आते हैं। किसके पीछे? चंद्रशेखर के। इसका अर्थ देख लीजिए।
तथा दृष्टिगोचरम होता, उसी समय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कौपेन मात्रावशेषा, कि चंद्रशेखर के शरीर में केवल एक लंगोटी ही बची हुई है। फलकेन दृढ़म बद्धा चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर को बेड़ियों से कस करके बांधा गया था। कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारासाधिकारी गंडा सिंहस्य, चांडाल और गंडा सिंह जो कारागार अधीक्षक है, दोनों पीछे पीछे आते हैं। गंडा सिंह चांडालम प्रति, जो चांडाल है, दंड देने वाला है, उसको चांडाल कहा जाता है। तो गंडा सिंह जो है चांडाल को संबोधित करते कहते हैं दुर्मुख, उसका नाम दुर्मुख था चांडाल। मम आदेश सम कालम एव, अर्थात मेरे आदेश का पालन करना। वो कहता मैं जो भी आदेश दूंगा पालन। कशाघाता कर्तव्य, और क्या करना? कशाघाता कर्तव्य, माने कोड़े से प्रहार करना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर के तरफ मुखातिब होते हुए, रे दुर्विनीत युवक, रे दुष्ट युवक, लभस इदानीम स्वाभिनयस्य फलम, कर लभस माने प्राप्त करो, इदानीम माने यही, स्वाभिनयस्य फलम तुम्हारे कर्म का फल है। कहता है कि अपने कर्म का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, कुरु राजद्रोह माने और राजद्रोह करो। दुर्मुख, फिर दुर्मुख को कहता है कशाघाता एका, एक कोड़ा मारो। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कशया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। कशया माने कोड़ा और ताड़े माने पीटता है। अब इसका अनुवाद देखिए। गंडा सिंह चांडालम प्रति, गंडा सिंह चांडाल की तरफ मुखातिब होते हुए, इशारा करते हुए उससे कहता है दुर्मुख मम आदेशम कालमेव, कहता है कि मेरे आदेश का पालन करना। कशाघाता कर्तव्य, और कोड़े से पीटना। वो कह रहा कि मैं जब आदेश करूं तब उसको कोड़ा मारना। चंद्रशेखरम प्रति, फिर चंद्रशेखर की तरफ मुखातिब होता है, देखता है। रे दुर्नीत युवक को कहता है, रे दुष्ट युवक, लभस इदानीम स्वाभिनयस्य फलम, अपने कर्तव्य का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, कह रहा कि और राजद्रोह करो। दुर्मुख कशाघाता एका, दुर्मुख एक कोड़ा मारो। दुर्मुख, दुर्मुखा चंद्रशेखरा कशया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़े से पीटता है, मारता है। चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर क्या कहते हैं? जयतु भारतम, वो कहते हैं भारत की जय। गंडा सिंह, पुनः वो गंडा सिंह जो कारागार अधीक्षक है, वो फिर से दुर्मुख को आदेश देता है। दुर्मुखा, दुर्मुख द्वितीय कशाघाता, दुर्मुख हे दुर्मुख द्वितीय कशाघाता, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, उसका आदेश पाते ही गंडा सिंह जो अधीक्षक है जेल का, उसका आदेश पाते ही वो फिर से उसको जो है पीटता है।